So guys, we have completed till multiple alleles in the last lecture. In today's lecture, we will be talking about something called as pleiotropy. Kindly pay attention to what is pleiotropy. मैं जब कहता हूं प्लियोट्रॉपी, तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? जब एक जीन दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर सकती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। बेटा ध्यान से सुनो, मैं जो चीजें बोल रहा हूं, जब एक जीन दो से ज्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकती है, उसको कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन्स। मतलब लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कशंस किए थे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी हीमोग्लोबिन की जीन है, ओके, अगर तुम्हारी हीमोग्लोबिन की जीन है, लेट्स फॉरगेट अबाउट हीमोग्लोबिन जीन, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका जीन है जो टॉलनेस का कैरेक्टर दे रहा है या फिर हाइट ऑफ द प्लांट का कैरेक्टर दे रहा है, तो उसमें सिर्फ जो एक जीन है, वो एक जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रही थी। मतलब एग्जांपल, कैपिटल टी इज कंट्रोलिंग ओनली द टॉलनेस, यस और नो? कैपिटल टी इज ओनली कंट्रोलिंग द टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज ओनली कंट्रोलिंग द ड्वार्फनेस, यस और नो? कैपिटल टी टॉल की वजह से हो रहा है, मतलब कैपिटल टी के वजह से टॉल हो रहा है और स्मॉल टी के वजह से ड्वार्फ हो रहा है, यस और नो? ऐसा हो रहा है क्या कि कैपिटल टी की वजह से टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है? यस, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब जब जब हमने पी प्लांट के बारे में एक्सपेरिमेंटेशंस देखे, उस सारे के सारे टॉपिक्स में हमने कभी भी, या सारे के सारे कैरेक्टर्स में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को या फिर एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एकदम गड़बड़ हो गया है। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स, इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। इतना समझा सबको? मतलब दो से ज्यादा ट्रेट्स को अगर कंट्रोल कर रहा है, टू और मोर ट्रेट्स, टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स, देन इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान देते हैं प्लियोट्रॉपिक के ऊपर। प्लियोट्रॉपिक जीन्स का मतलब क्या है? कि वो ऐसी जीन है जो तुम्हारे दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर सकती है, दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर सकती है, उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलेंगे। और इस फेनोमेनन को हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलेंगे, या फिर इसको कभी कभार प्लियोट्रोपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग प्लियोट्रॉपी भी बोल सकते हैं या फिर प्लियोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं। और जो जीन तुम्हारे दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर सकती है, उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलेंगे। ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स फटाफट, कम ऑन। यस, वेरी गुड। सो एक जीन तुम्हारी दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर ओवर हियर, कि यहां पे मैं तुम लोगों को सिकल सेल अनीमिया का एक एग्जांपल देने वाला हूं। सिकल सेल अनीमिया, जब मैं कहता हूं सिकल सेल अनीमिया, तो सिकल सेल अनीमिया का मतलब पहले समझते हैं और उसके बाद में इसका जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिकल सेल अनीमिया। उसका पहले मतलब समझते हैं और सिकल सेल अनीमिया का मतलब समझने के बाद में उसकी जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे कि इसमें जेनेटिक्स कैसा है, इसमें कैसे तुम्हारे जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन सा जीन कैरियर है, कौन सा जीन क्या है, ये सब 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 मैं बताने वाला हूं। पर ध्यान दो अभी मैं क्या बोलने वाला हूं। जब मैं कहता हूं सिकल सेल अनीमिया, तो सिकल सेल अनीमिया जो है, इट इज नथिंग बट एक अनीमिया का डिसीज। व्हाट इज अनीमिया? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अनीमिया। बेसिकली व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया का मतलब होता है जब इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन या फिर उसके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी महसूस होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनीमिया। इतना समझा? कितना समझा? सर्कुलेशन वाला टॉपिक चल ही रहा है, उसमें आपने पढ़ा था कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन अगर तुम्हारे आरबीसीज में कम पैक हो रहा है, हीमोग्लोबिन तुम्हारे आरबीसीज में कम पैक हो रहा है, उसके वजह से तुमको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। या फिर हीमोग्लोबिन की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन बराबर से पैक नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज आ चुका है, तो तुम लोगों को अनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसी अनीमिया में टोटल 7 टाइप्स ऑफ अनीमिया होते हैं, 7 टाइप्स। जैसे अपोप्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसे बहुत सारे अनीमिया के टाइप होते हैं। उसमें से हम कौन सा वाला टाइप पढ़ रहे हैं? सिकल सेल अनीमिया। इतना समझा सबको?
तो मैं सिकल सेल अनीमिया को वापस से रिपीट करवा रहा हूँ। सिकल सेल अनीमिया मतलब ऐसा डिसीज है, एक ऐसा ऐसा कंडीशन है जिसमें तुम्हारे आरबीसीज का जो शेप होता है ना, आरबीसीज का शेप कैसा होता है बता दो चैट बॉक्स में। आरबीसीज का शेप चैट बॉक्स फटाफट। What is the shape of an RBC? Normal RBC का shape कैसा होता है? Yes, very good, Sushil. It is biconcave. It is circular biconcave. Yes or no? It is circular biconcave. Yes, definitely. But इसका shape जो है ना वो sickle shape का हो जाता है. Sickle shape. Let me use a red color. Red color से अच्छे दिखेगा. Yes, sickle shape. ऐसा. क्या ये बाइकॉनकेव है? क्या ये बाइकॉनकेव है? क्या ये सर्कुलर है? डेफिनेटली नॉट। मतलब एग्जैक्टली क्या है? मतलब एग्जैक्टली ये कौन सा शेप है? ये शेप का नाम ही सिकल शेप है। अब बहुत सारे बच्चों को ना या फिर बहुत सारे टीचर्स लोग ना इस सिकल शेप को ना सीधा सीधा बोल देते हैं कि मून शेप का सेल्स है। बट आइडियली स्पीकिंग ये मून शेप के सेल्स नहीं है। तुम लोगों ने कभी फार्मर के हाथ में तुम लोगों ने कभी फार्मर के हाथ में ये ऐसा वाला हथियार देखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क शेप का? यस, देखा हुआ है, जिसको मराठी में कोयता बोलते हैं। यस, आपने आपने अगर चेन्नई एक्सप्रेस भी देखा होगा तो उसमें कोयते के ऊपर गाना भी बनाया गया है एंड एंड में, आपने अगर अच्छे से देखी होगी तो। सो बेसिकली मुझे बोलना क्या है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिकल। ये सिकल जो रहता है ये तुम्हारा घास काटने में या फिर जो तुम्हारे क्रॉप्स है उसको काटने में, थ्रेश करने में मदद करता है। समझ में आया? सो बेसिकली दिस इज अ सिकल और इसका शेप तुम्हारे आरबीसीज को आ जाता है, इसीलिए उसको सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। बट जनरली टीचर्स लोग क्या बोल रहे थे कि ये मून शेप के आरबीसीज है, बट ऐसा सिर्फ मून शेप के आरबीसीज नहीं बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड अ सिकल शेप। और सिकल मतलब कौन सा शेप है? ये सिकल मतलब कोयता वाला शेप। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ओके। अब ये जो सिकल सेल अनीमिया है गाइस, ये सिकल सेल अनीमिया किसकी वजह से होता है पता है? हीमोग्लोबिन की जीन के ऊपर अगर एस रहेगा तो सी, एच बी एस। एच बी स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, एस स्टैंड्स फॉर सिकल सेल अनीमिया वाला हीमोग्लोबिन। ठीक है? सो मैं अभी क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है? ये डिसीज सिकल सेल अनीमिया जो है वो जीन एच बी एस के वजह से होती है। आई रिपीट, जो जो सिकल सेल अनीमिया की जो डिसीज है या कंडीशन है वो एच बी एस जीन के वजह से होती है। ठीक है? जनरली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस में अगर एच बी एस नाम की जीन रहेगी, यस, एच बी एस नाम की जीन रहेगी, तो वो कहलाएगा सिकल सेल कैरियर। वो कहलाएगा सिकल सेल कैरियर। अगर उसके अंदर अगर उसके अंदर एच बी ए नाम की जीन रहेगी तो वो कहलाएगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे हमारे अंदर, हम सबके अंदर ये वाली हीमोग्लोबिन की जीन है जिसमें एच बी ए है। अगर तुम्हारे अंदर एच बी एस नाम की जीन रहेगी देन यू विल बी द सिकल सेल कैरियर। अगर तुम्हारे अंदर एच बी एस जीन रहेगी तो तुम लोग को सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा और तुम मर जाओगे। समझा? ड्रॉप अ हार्ट। ठीक है?
सो बहुत क्लियरली मैंने चीजें बता दी है कि अगर तुम्हारे अंदर एच बी ए नाम की जीन रहेगी, तुम नॉर्मल इंडिविजुअल रहोगे, तुम्हारी आरबीसी गोल गोल रहेंगी, बाइकॉनकेव रहेगी, सर्कुलर रहेगी। बट अगर अगर तुम सिकल सेल कैरियर रहोगे तो तुम्हारी आरबीसी फिर भी नॉर्मल रहेगी, बट तुम उस जीन को कैरी कर रहे हो, उस जीन को तुम कैरी कर रहे हो, बट तुमको तकलीफ नहीं होगी खुद को उस सिकल सेल एनीमिया से, तुमको तकलीफ नहीं होगी उस सिकल सेल एनीमिया से। बट जिस वक्त तुम्हारे बॉडी के अंदर एच बी एस नाम की जीन रहेगी, तुमको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और वो पर्सन मर जाएगा। समझ में आया? सिंपल। ठीक है। सो देखो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स। पेरेंट्स का फिनोटाइप कैसा था, वो सिकल सेल कैरियर थे, दोनों के दोनों, मेल फीमेल दोनों के दोनों पेरेंट्स जो थे वो कैरियर थे। तो बट ऑब्वियसली उनका जीनोटाइप क्या लिखा जाएगा, एच बी एच बी एस, एच बी एच बी एस। ठीक है। अब मैंने कहा एच बी एच बी एस, एच बी एच बी एस, तो ऑब्वियसली उसके गैमीट्स क्या बनेंगे बच्चे लोग, एच बी एंड एच बी एस। देखो ये गैमीट बना तुम्हारे फादर का, ये दूसरा गैमेट बना फादर का, पहला गैमेट बना मदर का, ये दूसरा गैमेट बना मदर का। अब क्या होगा, अब ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन भी तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ऑफस्प्रिंग लिखो, F1 जनरेशन लिखो, F1 हाइब्रिड लिखो, कुछ भी लिखो ना। यहाँ पे आएगा तुम्हारा HbA फादर से, मदर से भी आएगा HbA। जब फादर से आएगा HbA, मदर से आएगा HbA, तो वो बन जाएगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारी तरह। बट जब तुम्हारे फादर से आएगा HbA, ठीक है, और मदर से आएगा HbS, वो बन जाएगा सिकल सेल कैरियर। क्या कहलाएगा वो, सिकल सेल कैरियर। जब तुम्हारे फादर से आएगा HbS और मदर से आएगा HbA, तो भी वो कहलाएगा सिकल सेल कैरियर, क्योंकि HbA HbS है। HbA HbS हमको, हमारे पास में क्या होता है, सिकल सेल कैरियर, मतलब ये फादर और मदर की तरह सिकल सेल कैरियर हो जाएंगे। बट जब मैं कहूंगा कि दैट इज HbS HbS, मतलब फादर से भी HbS आया, मदर से भी HbS आया, तो वो बच्चा सिकल सेल अनीमिया होकर मर जाएगा। समझ में आया? सबको चमक गया? यस, वेरी गुड। सो मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा HbA HbS ये दोनों के दोनों फादर मदर थे, तो उनके जो बच्चे बने उसमें से एक बच्चा जो था वो नॉर्मल बना, दो बच्चे जो थे वो सिकल सेल कैरियर बने, और एक बच्चा जो था वो सिकल सेल अनीमिया होके मर गया। अब स्टूडेंट्स, जब जब ऐसा मरा हुआ बच्चा आएगा, हम लोग उसको रेशियो में कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने, रेशियो में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। समझ में आया सबको? रेशियो में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो phenotypic and genotypic? Absolutely 1:2, 1:2, 1:2 instead of 3:1। समझ में आया? समझा चुन्नू मुन्नूज? 1:2। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पहले वापस से मैं समझाता हूं। मैंने डेफिनेशन हमारी क्या बोली थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लियोट्रॉपी, कि एक जीन जो है वो दो या फिर दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को, सॉरी ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकती है। मतलब हमारी HB इज अ हीमोग्लोबिन की जीन, हीमोग्लोबिन की जीन जो हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल भी बना सकती है, नॉर्मल ट्रेट वाला इंडिविजुअल बना सकती है,
सिकल सेल कैरियर वाला इंडिविजुअल बना सकती है और सिकल सेल अनीमिया वाला इंडिविजुअल भी बना सकती है। तो हो गया ना 2 से ज्यादा ट्रेट्स। हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया सबको? सो सिकल जीन में क्या होता है? HbS सिकल सेल कैरियर में क्या होता है? HbA इज नॉर्मल। HbA is normal. HbA is sickle cell carrier and HbS is sickle cell anemia. Drop a heart. अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया रहेगा कि सर HbA HbS जो है इनको कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम होता नहीं है क्या? होता है ना, इनको प्रॉब्लम होता है, बट इनके सारे के सारे आरबीसीज में सिकल शेप के आरबीसीज नहीं बनते हैं। कुछ 30% आरबीसीज जो है वो सिकल शेप के बन जाते हैं और जो बाकी के जो 70% आरबीसीज है वो नॉर्मल रहेंगे। इनको प्रॉब्लम होता है, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज इनका ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो आरबीसीज जितना देना चाहिए उतना देता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होता है। बट जब मैं कहता हूं कि एचबीएस है तो फिर तो बाबा रे बाबा मर गया वो इंसान, बिकॉज सिकल सेल अनीमिया की वजह से वो इंसान मर जाता है। ठीक है एवरीवन, इनको प्रॉब्लम जरूर होता है सिकल सेल कैरियर्स को, पर इतना नहीं होता है जितना एक सिकल सेल अनीमिया वाले पेशेंट को होता है। सिकल सेल अनीमिया वाला पेशेंट तो जिंदा रह ही नहीं सकता है। समझ में आया सबको? चुनो मुनूज? ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा है खुशी ने, ध्यान से सुनो। आरबीसी सिकल शेप होता है, प्रॉब्लम होता है? क्वेश्चन मार्क। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा है तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। आपको लगता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 चपाती लगती है आपको खाने में और एक छोटा कटोरी राइस का लगता है, दाल लगती है, सब्जी लगती है। ओके, मैंने आपको जितना खाते हो उससे कम खाना दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी प्रॉब्लम। रोज 4 चपाती की जगह पे मैं सिर्फ तुमको 1 चपाती दूंगा और थोड़ा सा एकदम 2 निवाले राइस के दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा ना, डेफिनेटली नहीं चलेगा, बिकॉज हमारा जितना खाना है, हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमको तो उतना खाना खाना ही है। उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उनका अपना अपना डिमांड होता है ऑक्सीजन का। उतना डिमांड ऑक्सीजन का तुम्हारा आरबीसी, जो गोल वाला आरबीसी है ना, वो ही फुलफिल कर सकता है। अगर आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो गया तो उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक हो सकता है क्या? इतना सिकल शेप का आरबीसी है तो उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक होगा? नहीं होगा। ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक नहीं होगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन ज्यादा पैक होगा? हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा तो बॉडी की डिमांड पूरी होगी क्या? नहीं होगी। तो बॉडी तो ऑक्सीजन के ऊपर ही तो जिंदा रहती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी मर जाएगी, सिंपल। समझा? ठीक है, हर एक चीज टीचर से समझने से अच्छा ना थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। आप सभी लोग साइंस स्टूडेंट हो तो आपको लॉजिक लगाना भी आना चाहिए। क्या होगा प्रॉब्लम सिकल सेल एनीमिया हो गया तो? आरबीसी सिकल शेप के हो जाएंगे, चलो आरबीसी सिकल शेप के हो गए, क्या प्रॉब्लम होगा फिर आरबीसी सिकल शेप के हो गए तो? हमको ऑल्विन सर ने पढ़ाया हुआ है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पैक होता है और हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन। तो अगर कम हीमोग्लोबिन कैरी करेगा ऑक्सीजन तो कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तुम्हारे बॉडी के पास में और बॉडी का डिमांड पूरा ही नहीं होगा तो बॉडी मर जाएगी, सिंपल। समझ में आया? ये लॉजिक लगाने आना चाहिए टीचर के बिना बताए, बिकॉज हर एक चीज टीचर बताते बैठेगा तो हमको 400 साल लगेंगे पूरा पूरा टॉपिक खत्म करने में। ठीक है एवरीवन? ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, बट वी विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दिस टॉपिक। था समझ में आया? डन, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे लोग अपना, दैट इज नथिंग बट योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
यस एवरीवन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला टॉपिक को अभी हमको कवर करना है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। यस, ओके। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसमें होता क्या है? ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेंडल जो थे, मेंडल ने ऑलरेडी कुछ चीजें बताई थी हम लोगों को, मतलब जो फैक्टर्स के बारे में मेंडल ने बताया था। फैक्टर्स को हम लोग आज के जमाने में जीन्स बोलते हैं। वो जीन्स जो है उसके ऊपर तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बिकॉज हमको सबको पता है कि जीन्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ये सब बताने के बावजूद भी मेंडल ने अब तक हमको ये चीज नहीं बताई कि ये जो फैक्टर है, ये जो जीन्स है, ये एग्जैक्टली तुम्हारे किधर प्रेजेंट है, ये मेंडल बता ही नहीं पाया। क्यों नहीं बता पाया मेंडल? बिकॉज मेंडल उस जमाने को बिलोंग करता था जिस जमाने में ना क्रोमोसोम क्या था पता था, ना डीएनए क्या था पता था, ना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, ना किसी चीज की डिस्कवरी हुई थी। साइंस सभी एकदम बोलते हैं ना, बच्चा था, बच्चा। साइंस मतलब एक छोटा बच्चा था जिसको कुछ पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता, ये कुछ भी पता नहीं था। बायोलॉजिकल साइंस तो बिल्कुल ना के बराबर था। इसीलिए उस जमाने में मेंडल ने चीजों को सोचा और चीजों को पुट फोर्थ किया। बट मेंडल ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। ठीक है, इसी चीज में उन्होंने ये बताना भूल गए, या फिर ये बताना उनको नहीं जमा कि इसका फिजिकल लोकेशन कहाँ है फैक्टर्स का। फिर उसके बाद में, मेंडल के बाद में, देयर वर थ्री साइंटिस्ट कॉल्ड एज ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक शर्मैक, एरिक वॉन शर्मैक। कौन से साइंटिस्ट थे? 1900 में देयर वर थ्री साइंटिस्ट कॉल्ड एज ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शर्मैक। ऐसे नाम के तीन साइंटिस्ट थे। ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली मतलब ये तीनों ने एक साथ काम नहीं किया है। ये तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने कंट्रीज में इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को पढ़ा, समझा, सोचा और उनकी ग्रेटनेस को भी समझ में गए कि उस जमाने में, जिस जमाने में ना माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था ना कुछ डिस्कवर हुआ था, उस जमाने में मेंडल ने इतना बढ़िया काम करके रखा हुआ था, इतना अच्छा और बढ़िया काम करके रखा हुआ था मेंडल ने। सो ये उनको देखने को मिला, एरिक वॉन शर्मा, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी व्राइस ने। ठीक है, फिर उसके बाद में इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडल की इन डिस्कवरीज को, मेंडल की इन चीजों को वापस से रीडिस्कवर कर दिया और लोगों के सामने लाया और ये बताया कि ये हमने डिस्कवर नहीं किया है, ये मेंडल जी ने ऑलरेडी डिस्कवर किया है। ठीक है, उसके बाद में दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवेरी। ठीक है, उसके बाद में दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवेरी, जिन्होंने 1903 में एक चीज को बताया जो जिसको हम लोग आज के जमाने में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, जिसको आज के जमाने में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। सो इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने क्या क्या बोला कि क्रोमोसोम जो है ये तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, दीज आर द कैरियर्स ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब अब जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो है वो तुम्हारा कंप्रेस होकर क्रोमोसोम बनता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो वो थ्योरी जो है वो पुट फोर्थ किसने की थी? ये थ्योरी पुट फोर्थ किसने की थी? सुटॉन एंड बुवेरी ने। इज दैट क्लियर एवरीवन? डन। सो मेंडल के बाद एरिक वॉन शर्मा, कार्ल कोरेंस एंड थियोड, क्या था वो? एरिक वॉन शर्मा, कार्ल कोरेंस एंड, मैं भूल गया साइंटिस्ट का नाम, क्या था वो साइंटिस्ट का नाम? हाँ, ह्यूगो डी व्राइस। यस, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक शर्मैक, ये जो तीन साइंटिस्ट थे ये आए मेंडल के बाद में, और इन तीन साइंटिस्ट के बाद में 1903 में वॉल्टर सटन एंड थियोडर बुवेरी आए। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पुट फोर्थ किया। इस थ्योरी में क्या बोला गया है? इस थ्योरी में क्या बोला गया है? ये सिर्फ इतना नहीं बोला है कि क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल के कैरियर है, इतना ही नहीं बोला गया है। इस थ्योरी में और भी बोला गया है कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। मतलब क्रोमोसोम जो है वो सोमैटिक सेल्स में जोड़ियों में प्रेजेंट होते हैं। जोड़ी 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 समझते हो? हमने देखा हुआ है ना, 46 क्रोमोसोम्स है हमारे सोमैटिक सेल्स में, मतलब 23 जोड़ीज है हमारे क्रोमोसोम्स की। यस और नो? 23 पेयर्स, यस और नो? तो ये बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? थियोडर बोवेरी एंड थियोडर थियोडर
सुटॉन एंड बोवेरी ये दो साइंटिस्ट थे, समझ में आया? सुटॉन एंड बोवेरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़ियों में प्रेजेंट है, अकेले अकेले क्रोमोसोम्स नहीं है, ठीक है। और सोमैटिक सेल्स में हमेशा क्रोमोसोम्स जोड़ियों में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में क्या बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़ियों में आकर सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में चले जाते हैं। क्या हमने ये भी देखा था कि जब कभी हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं तो वो कैपिटल टी जब गैमीट बनता तब एक ही गैमीट हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी का, यस और नो? यस और नो? मतलब हाफ हो जाता है गैमेट्स बनते टाइम में, 46 के हाफ हाफ चले जाएंगे ना, 46 का हाफ 23 गैमेट्स बनते टाइम में। तो ये भी तुम्हारे सुटॉन एंड बोवेरी ने बताया। उसके बाद में क्या बोला कि एक गैमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है उस जोड़ी में, समझ में आया? ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है गैमीट का उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और उस क्रोमोसोम्स के ऊपर सारे हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स के ऊपर सारे हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं। जो तुम्हारा गैमीट है जिसको हम लोग मेल गैमीट फीमेल गैमीट बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवम या फिर स्पर्म एंड एग, उसके अंदर सारे हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को बनाने के लिए जो भी क्रोमोसोम के ऊपर जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो सारे के सारे स्पर्म और ओवम के अंदर होते हैं, ये भी उन्होंने बताया। ठीक है, मतलब ये जो लिंक है ना, लिंक पेरेंट और तुम्हारे बच्चों के बीच की जो कड़ी है, जो लिंक है ना, वो क्या है? वो गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं, ये भी उन्होंने बताया। ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। और जब भी कभी तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिस्टोर हो जाता है, ये भी उन्होंने बताया। समझ में आया? ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर है सबको? वेरी गुड। इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट से और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जो मैंने तुम लोग को सिखाया ना, ये सारा मैंने जेनेटिक्स सिखा दिया है। अब मैं तुम लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ? क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर्स कैसे होते हैं, क्रोमोसोम को कैसे काउंट किया जाता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज क्रोमोसोम? बेसिकली क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, दीज आर नथिंग बट द फिलामेंटस बॉडी। ये फिलामेंट जैसी बॉडी होती है जो तुम्हारे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स को अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड करें, दो वर्ड, ये एक वर्ड है, उस वर्ड को दो टुकड़े में डिवाइड करें तो वो दो वर्ड से बना हुआ है, क्रोमो एंड योर सोमा। ठीक है, क्रोमो का मतलब होता है कलर एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये जो टर्म है क्रोमोसोम का, ये किसने बताया था? सबसे पहले वॉल्डेयर ने बताया था। एमसीक्यू क्वेश्चन, अंडरलाइन दिस इन योर टेक्स्ट बुक। ये टर्म क्रोमोसोम का जो है, ये टर्म क्रोमोसोम किसने बताया था? वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, 1888 में बताया था। साइज ऑफ द क्रोमोसोम जो है ये तुम्हारा वैरी करता है, हर एक क्रोमोसोम का अपना अपना साइज होता है। अगर हम मेटाफेज के क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करेंगे, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग मेटाफेज के क्रोमोसोम्स को देखते हैं हमेशा। सो मेटाफेज के क्रोमोसोम को हम लोग जब देखेंगे तब हमको क्या दिखाई देगा? 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ से 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ तक की वो उसकी लेंथ हो सकती है। और इसका डायमीटर या फिर थिकनेस जो है वो 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस तक भी जा सकता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है उसके पास में सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी भी होती है, मतलब वो खुद ब खुद डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। क्रोमोसोम के अंदर वेरिएशन लाने की, म्यूटेशन लाने की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, केमिकली तुम्हारा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो तुम्हारे डीएनए से बने हुए हैं, हिस्टोन से बने हुए हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए हैं। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये पॉइंट? यस, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये पॉइंट? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब जो चीजें पढ़ी हुई है वही चीजें यहाँ पे मैं एकदम फट 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 करके रिवाइज करा रहा हूं। यस, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है तो यो टाइप करो। इस पैराग्राफ में किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है तो यो टाइप करो। वेरी गुड, चलो
आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम, हम सबको पता है फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का, कि जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उनको कैरी करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम। ठीक है, जो तुम्हारा क्रोमोसोम है ना वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या है, गधे का क्रोमोसोम सारे गधों में सेम होगा, घोड़े का क्रोमोसोम सारे घोड़ों में सेम होगा, मतलब सेम नंबर, सेम नंबर। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस हैं तो अमेरिका में भी ह्यूमंस हैं, अफ्रीका में भी ह्यूमंस हैं, एशिया में भी ह्यूमंस हैं, उन सारे के सारे ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम है उनका नंबर 46 ही है, बिकॉज हम सभी लोग एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। समझ में आया? लेट्स से फॉर एग्जांपल रोज प्लांट, तो रोज प्लांट अफ्रीका में लेके जाओ, अमेरिका में लेके जाओ, तुम इंडिया में लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, रोज प्लांट का क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। हाउस फ्लाई क्रोमोसोम नंबर सेम, हनी बी क्रोमोसोम नंबर सेम, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ उस हनी बी का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। डन एवरीवन? तो स्पीशीज स्पेसिफिक नंबर होता है क्रोमोसोम का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो स्पेसिफिक होता है हर एक स्पीशीज के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में 46 तो 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है। मतलब चिंपैंजी में 46 होंगे क्या, जरूरी नहीं है। एलिफेंट्स में 46 होंगे क्या, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यस एवरीवन, अंडरस्टूड? आप लोग अगर गूगल में डाल दोगे कि क्रोमोसोम ऑफ चिंपैंजी, क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमंस, क्रोमोसोम ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल जिराफ, लायन, टाइगर, आपको उधर नंबर आ जाएगा कितना नंबर में क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों आ जाएंगे। बट अगर आप खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि लायन में कितने क्रोमोसोम्स है, टाइगर में कितने क्रोमोसोम्स है, जिराफ में कितने क्रोमोसोम्स है, एलिफेंट में कितने क्रोमोसोम है, हाउस फ्लाई में कितने क्रोमोसोम्स है, ड्रोसोफिला जो हमने पढ़ा, मक्खी पढ़ी हम लोगों ने, उस मक्खी में कितने क्रोमोसोम्स है। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम का प्रॉपर नंबर डिसाइडेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल 10 हो गए, कल 20 हो गए, कल 25 हो गए, ऐसा नहीं होता है, फिक्स होता है नंबर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होने की वजह से ना बच्चों लोग, हम लोग इसका फाइलोजेनी पढ़ सकते हैं। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के एंसेस्टर्स कौन थे, पूर्वज कौन थे, ये पता करने के लिए हम लोग क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। यस, समझ में आया सबको? इसका क्रोमोसोम का नंबर इतना है, मतलब इसके पूर्वज का कितना होना चाहिए, फिर इसके पूर्वज का, मतलब ये हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा पूर्वज कौन है। समझ में आया? सो इस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी। इस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी। एंसेस्टर्स को ढूंढना को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी। समझ में आया? यस और नो? क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड इन योर सेल डिवीजन चैप्टर? yes, have you learned about this term called as diploid and haploid? क्या होता है डिप्लॉयड, क्या होता है हैप्लॉयड, बता दो अभी के अभी। what is diploid and what is haploid? come on. yes, इरजा ने मस्त में लिखा हुआ है प्लॉइडी नंबर। yes इरजा, एक्सप्लेन करो प्लॉइडी नंबर मतलब क्या। ओके, 2n मतलब डिप्लॉयड है, सुशील ने बोला, n मतलब हैप्लॉयड है। ओके, ठीक है। सो 2n मतलब डिप्लॉयड एंड n मतलब हैप्लॉयड। मतलब हम क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्लॉइड प्लॉइड, ये क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं डिप्लॉयड, जब मैं कहता हूं हैप्लॉयड, मतलब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। एग्जैक्टली, क्रोमोसोम का नंबर। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ह्यूमंस के डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 है। यस, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 है, तो उसका हैप्लॉयड सेट कितना होगा, 23। समझ में आया? सो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, क्रोमोसोम का एक्चुअल नंबर कितना है, ये मुझे पता चलता है प्लॉइडी नंबर से। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जिसका नाम है प्लॉइडी। प्लॉइडी, अब ये टर्म प्लॉइडी जो होता है, इसमें हमको क्या समझ में आएगा कि एक क्रोमोसोम जो है वो कितने बार
रिपीट हो गया है। मतलब रिपीट हो गया का मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम के कितने सेट्स अवेलेबल है उस सेल के अंदर, हम लोग को उससे प्लॉइडी नंबर पता चलता है। The term ploidy speaks for the degree of repetition of the primary basic number of a chromosome, that is X, in a cell. The chromosome number in a cell is the exact multiple of the primary basic number, then it is called euploidy. मतलब 1 multiplied by 2, 1 multiplied by 3, 1 multiplied by 4, 1 multiplied by 5, ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे यूप्लॉइडी हो गए। समझ में आया? मतलब वो ऑर्गेनिज्म सिंगल क्रोमोसोम के साथ में प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। वो ऑर्गेनिज्म उसके डबल कॉपी के साथ में प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कॉपी के साथ में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड। क्वाड्रुपल कॉपी के साथ में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ये सारे जो प्लॉइड्स है ना, ये सारे क्या है, तुम्हारे यूप्लॉइडी के टाइप है। नहीं समझा? ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। तुम्हारा अगर मैं बोल रहा हूं यूप्लॉइडी है, तो यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर। प्राइमरी बेसिक नंबर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। प्राइमरी नंबर समझते हो ना सब लोग मैथ्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस और नो? हाँ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऐसा ऐसा जा रहा है वो, ऐसा जा रहा है वो। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या समझना, यूप्लॉइड्स इंक्लूड मोनोप्लॉइड दैट इज हैप्लॉइड विद 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हमको पता है। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉइड मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमको पढ़ना है अन्यूप्लॉइडी। अन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड सेट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अन्यूप्लॉइडी। मतलब जब क्रोमोसोम नंबर जो है वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तुम्हारे हैप्लॉइड सेट का, नहीं है, हैप्लॉइड का ओरिजिनल सेट जो है उसका मल्टीपल नहीं है वो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अन्यूप्लॉइडी। समझ में आ जाएगा आप लोगों को इसमें होता क्या है जनरली अन्यूप्लॉइडी में? एक तो डिलीशन होता है, या तो उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा या दूसरा एक या दो क्रोमोसोम ज्यादा ऐड हो जाते हैं। मतलब एक ओरिजिनल क्रोमोसोम ले लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुम लोग को मैं दिखाता हूँ प्लॉइडी नंबर्स में क्या हो रहा है। टेबल को आप समझो, टेबल को आप जब समझते हो उस टेबल में आप लोग देखते हो यूप्लॉइडी एंड अन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के 3 टाइप्स हैं, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। अब मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? मोनोप्लॉइडी मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड भी आप लोग लिख सकते हो, आप लोग इस मोनोप्लॉइड को हैप्लॉइडी भी लिख सकते हो। ठीक है। डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी मतलब क्या है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइडी मतलब क्या है? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जब 2 सेट से कभी भी क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा सेट्स में आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में वहां पे 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां तक सबको चमका? ड्रॉप अ हार्ट, ड्रॉप अ हार्ट एवरीवन, ड्रॉप हार्ट, ड्रॉप हार्ट, ड्रॉप हार्ट फटाफट। ठीक है, प्लॉइडी में हम लोगों ने यूप्लॉइडी को पढ़ा। यूप्लॉइडी में सबसे पहले मैंने क्या बताया? हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। पॉलीप्लॉइड मतलब क्या है? डिप्लॉइड से ज्यादा नंबर, 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 7 8, एनीथिंग, एनीथिंग। चलो अब क्या पढ़ना है? अन्यूप्लॉइडी पढ़ना है। अन्यूप्लॉइडी जो है गाइस, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। Aneuploidy, guys, can be broadly classified into 2 types. One is called as hypoploidy and the other one is called as hyperploidy. I repeat, one is called as hypoploidy and the other one is called as hyperploidy. Hypo का मतलब क्या होता है? कम, और hyper का मतलब क्या होता है? ज्यादा। I repeat, hypo का मतलब क्या होता है? कम, और hyper का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो पहले hypoploidy पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि क्रोमोसोम 2n में से 2n में से मैंने एक क्रोमोसोम को माइनस किया, मतलब 2n मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस ले लेते हैं, 46 मतलब 2n बराबर, 46 मतलब 2n बराबर, यस और नो?
46 माइनस 1 करो फटाफट, कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। तो ये हो गया तुम्हारा मोनोसोमी। ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये हो गया तुम्हारा मोनोसोमी। मतलब 46 क्रोमोसोम ओरिजिनल क्रोमोसोम में से अगर मैंने एक क्रोमोसोम को माइनस कर दिया, एक जोड़ी नहीं, एक को मैंने माइनस किया, देन दैट बिकम्स 45। व्हाट इज नलीसोमी? नलीसोमी मतलब 2n माइनस 2। 46 माइनस 2 करो 44। मतलब इसमें एक कंप्लीट जोड़ी गायब है, इसमें कंप्लीट एक जोड़ी गायब है, जोड़ी ही गायब है, इसलिए इसको नल्ली बोला, नल्ली, नल्ली सोमी। ठीक है, मोनो मतलब क्या है, सिंगल क्रोमोसोम गायब है, नल्ली मतलब क्या, एक जोड़ी ही गायब है। समझ में आ रहा है सबको? यस। मतलब जब क्रोमोसोम डिलीट होते हैं तो या तो वो मोनोसोमी दिखाएंगे या तो वो नलीसोमी दिखाएंगे। मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम गायब हो गया, नलीसोमी मतलब एक जोड़ी ही डिलीट हो गया। समझ में आया सबको? और दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने किस में डाल दिया है, हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मतलब कम। समझ गया यो एवरीवन? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस। चलो नेक्स्ट वी कम टू हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, हाइपर, हाइपर मतलब क्या है, ज्यादा। किससे ज्यादा, 2n से ज्यादा। 2n प्लस 1 मतलब 46 प्लस 1 कितना होगा, कितना होगा 46 प्लस 1 एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स है, 47। 47 मतलब ये ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर से ज्यादा है, डिप्लॉइड से ज्यादा है। यस और नो, यस और नो? यस, डेफिनेटली यस। अगर मैं यहां पे देखूं 2n प्लस 2 मतलब कितना, 46 प्लस 2 कितना, कितना 48। ठीक है, ये हो गया टेट्रासोमी। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। समझा? 1 पेयर इंक्रीज, 1 क्रोमोसोम इंक्रीज, 1 क्रोमोसोम डिक्रीज, 1 पेयर डिक्रीज। समझ में आया? चमक गया सबको? मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम कम, नलीसोमी मतलब एक जोड़ी कम, ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम ज्यादा, टेट्रासोमी मतलब एक जोड़ी ज्यादा। अंडरस्टूड एवरीवन? ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, कभी कभार आपको एग्जाम में लिखने को भी आएगा। ठीक है एवरीवन? अंडरस्टूड? ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक कॉल्ड एज प्लॉइडी। किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है, ड्रॉप अ हार्ट। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे आते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आप लोग बोलेंगे कि सर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो हमको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो है उसका सुपर कॉइलिंग कॉइलिंग, ये नहीं मुझे बताना है, ये नहीं मुझे बताना है। क्रोमोसोम को एग्जैक्टली हम देखकर उसके ऊपर उसको लेबल कर सकते हैं क्या, तो वो लेबलिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों लोग, क्रोमोसोम की लेबलिंग्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर कौन से हिस्से होते हैं और उन हिस्सों का क्या क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक चीज का आंसर दे दो, क्रोमोसोम हमारे कौन से स्टेज में सबसे बेस्ट दिखाई देंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कब दिखाई देंगे? पता होना ही चाहिए, सबको पता होना चाहिए। yes, it is metaphase, definitely it is metaphase, because condensation of the chromosome starts at prophase and it gets completed in
मेटाफेज, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्रोमोसोम हमको मेटाफेज स्टेज में एकदम टकाटक क्लियरली दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में इसलिए दिखाई देता है बिकॉज क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, उसका शेप प्रॉपरली हमको दिखाई दे सकता है। ठीक है, हमारे क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो एक जगह से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट जिस पे हमारे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं। वन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज अ सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, ये पिंक कलर का मैंने बनाया, दैट इज अ सिस्टर क्रोमैटिड, एंड दिस इज अगेन सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो तुम्हारे सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। इधर तक सबको समझ में आया? क्रोमोसोम जनरली ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, क्रोमोसोम जनरली ऐसा होता है। फिर तुम बोलोगे कि सर ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा? तुमको पता है ना क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं मेटाफेज तुम्हारे सेल डिवीजन के दौरान। यस और नो? पता है ना? मतलब अगर मैं तुम लोग को बता दूं, अगर मैं तुम लोग को बता दूं हमारे ओरिजिनल सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 46। कितने क्रोमोसोम थे? 46। बट जब माइटोसिस होता है, जब माइटोसिस होता है तो दोनों के दोनों सेल में 46 46 कैसे जाएंगे? जादू हो जाएगा वहां पे? नहीं, जादू नहीं होगा। वहां पे 46 का जो क्रोमोसोम नंबर था पेरेंट के पास में वो डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, और इस वजह से हम लोग क्रोमोसोम को ऐसे एक्स शेप का बनाते हैं। समझ में आया? बिकॉज जोड़ी। समझ में आया? डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट। इज दैट क्लियर? The chromosomes get duplicated before it gets divided into different cells. Clear everyone? सबको समझा? Yes or no? Come on everyone, yes or no? नहीं समझा सुशील को, वेरी गुड। चलो समझाता हूं मैं अभी, वापस से सुनो। सुशील, अगर आपके पास में एक किटकैट का चॉकलेट है, ओके, अगर आपके पास में एक किटकैट का चॉकलेट है और खुशी बोलती है मुझे भी देखो किटकैट का चॉकलेट, और तुमको पूरा किटकैट का चॉकलेट खाना है, तो क्या आप खुशी को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। यस। तो अगर आपको किटकैट का चॉकलेट खुशी को भी बांटना है तो आपको उसको आधा करना होगा। यस। तो हाफ तुम खाओगे, हाफ वो खाएगी। बट मैंने तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन डाल दी कि सुशील यू कैन नॉट मेक इट हाफ, यू हैव टू हैव इट फुल ओनली। आप पूरी तरीके से पूरा चॉकलेट खाओगे और खुशी को भी चॉकलेट दिलाओगे, तो आप क्या करोगे? बताओ, तो आप क्या करोगे? दूसरा लेके आओगे ना? सिंपल। उसी तरीके से अगर तुम, अगर मेरे सेल के पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं और दोनों सेल में मुझे 46 क्रोमोसोम माइटोसिस के टाइम पे डिवाइड करके भेजने हैं, तो क्या वो नॉर्मली पॉसिबल है? मेरे पास 46 ही है तो मैं 46 दोनों को कैसे दूं? नहीं पॉसिबल ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी 46 को मैं डुप्लीकेट करवाऊंगा सेल डिवीजन से पहले। अब चमका? यस। तो जब मेरे पास में डुप्लीकेटेड नहीं था तब मेरे पास में वो क्रोमोसोम कैसे था पता है? ऐसे था, ऐसे, सिर्फ एक सिंगल था, सिंगल। जब मैंने उसको डुप्लीकेट करवाया ना, डुप्लीकेट,
तब मेरे पास में दूसरा वाला पेयर भी आ गया, दूसरा वाला क्रोमैटिड भी आ गया। अब चमका, अब मैं ये एक सेल को दे सकता हूं और ये दूसरे सेल को दे सकता हूं, यस और नो? यही सिंपल लॉजिक है, समझाए? समझाए अभी सबको? ड्रॉप हार्ट, इमीडिएटली ड्रॉप हार्ट एवरीवन, जिसको समझा ड्रॉप हार्ट फटाफट। वेरी गुड। अब एक बात समझो, ये भी एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी एक सिस्टर क्रोमैटिड है, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बीच में एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट का नाम है सेंट्रोमियर। बेटा सेंट्रोमियर इज नॉट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। हाँ, ये बहुत गलत डेफिनेशन बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया जाता है कि सेंट्रोमियर इज द सेंटर ऑफ योर क्रोमोसोम। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेंट्रोमियर वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिससे तुम्हारे दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए रहते हैं। ये उसका एक्चुअल डेफिनेशन है। समझ में आया? सबको समझ में आया? सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है। आपको आगे जाकर मैं बताऊंगा, दूसरे दूसरे क्रोमोसोम के नाम मैं बताऊंगा आपको, जिसमें आपको मैं बताने वाला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे में नाम जब लूंगा ना, तब आप देखोगे कि सेंट्रोमियर कभी भी सेंटर में प्रेजेंट रहना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। सेंट्रोमियर हमेशा सेंटर में प्रेजेंट रहे, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सेंटर में ही रहे। वो सेंटर से छोड़कर भी रह सकता है, सेंटर से दूर भी रह सकता है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर वो एक ऐसा जोड़ है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आया? यो, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे गलत गलत सलत डेफिनेशंस बाय हार्ट नहीं करेंगे या गलत सलत समझेंगे नहीं, बिकॉज सेंट्रोमियर कभी भी सेंटर में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा सेंटर में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी ऑफ सेंटर, इट कैन बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इट कैन बी एनीवेयर, बट सेंट्रोमियर एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जोड़े रहते हैं। चलो, इसी के साथ में क्रोमोसोम के ऊपर और कौन से हिस्से हैं वो समझते हैं। और कौन से हिस्से हैं बेटा? क्या आप लोगों को यहाँ पे टीलोमियर दिखाई दे रहा है? दिस इज द टीलोमियर। टीलोमियर इज नथिंग बट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। टीलोमियर इज नथिंग बट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोमियर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइड, एक साइड है वो, तो हम लोग उसको बोलेंगे टीलोमियर। समझ में आया? वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोमियर। ठीक है, इतना समझा सबको? यस। अब आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है पता है? कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर फॉर एग्जांपल क्या बोलूं मैं, कैसे बताऊं? अगर एक पेपर है, उस पेपर को मैंने ऐसे नोच दिया, तो उस पेपर की साइज जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, यस और नो? अगर मैंने पेपर को ऐसे पिंच किया तो पेपर की साइज कंप्रेस हो जाएगी ना, मतलब अगर मैंने दोनों हाथ से ऐसे पिंच किया, हो जाएगी, यस और नो? यस, हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर मैंने क्रोमोसोम को ऐसे दोनों साइड से पिंच कर दिया, दोनों साइड से पिचका दिया, तो हो गई ना इधर साइज कम। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है? प्राइमरी मतलब क्या? फर्स्ट। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या है? कि ऐसा वाला हिस्सा जो बाकी के हिस्से से छोटा है, बाकी के हिस्से से पतला है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सबको समझा?
Primary constriction of the chromosome is also called as centromere. समझ में आया? Important MCQ. Primary constriction of a chromosome is also called as centromere. Understood everyone? Understood? Okay. Next we come to something called as secondary constriction. ये देखो इधर वाला हिस्सा भी पतला है, बाकी क्रोमोसोम से इधर वाला हिस्सा भी कैसा है? पतला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर को छोड़कर और बहुत सारे पतले पतले रीजन्स होते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम के ऊपर, वो सारे के सारे पतले रीजन्स जो है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. इज दैट क्लियर एवरीवन? से यो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन. सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब सेंट्रोमियर. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को छोड़कर और कोई भी कंस्ट्रिक्शन तुम्हारे क्रोमोसोम के ऊपर रहा उसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से जानेंगे. डन? चलो नेक्स्ट क्या बचा हुआ है? नेक्स्ट क्या बचा हुआ है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैटेलाइट बॉडी. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ला पण सेंट्रोमियर बोलणार ना? नहीं बेटा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर नहीं बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमियर बोला गया है. इज दैट क्लियर एवरीवन? वैष्णवी एंड एवरीवन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमियर बोला गया है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज नाम ही दे दिया ना, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज नथिंग बट सेंट्रोमियर. सो यू कैन नॉट कॉल सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एज सेंट्रोमियर, नेवर. बिकॉज वहां पे तुम्हारे क्रोमोसोम्स जो है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, वो जुड़ते नहीं है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पे, वो सिर्फ है उसके ऊपर, वो सिर्फ है, शेप है वहां पे वैसा, बस दैट्स इट. देयर इज नो फंक्शन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एज सच, बट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का फंक्शन है, सेंट्रोमियर का फंक्शन है तुम्हारे क्रोमोसोम के ऊपर. डन? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैटेलाइट बॉडी. कैन यू सी हियर? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैटेलाइट बॉडी. ये वाला गोल गोल, यस. सो दिस इज, एक मिनट नीचे बनाता हूं थोड़ा सैटेलाइट बॉडी को, तुमको समझ में आ जाएगा. दिस इज द सैटेलाइट बॉडी. ऊपर वाला नहीं है, सॉरी, नीचे वाला है सैटेलाइट बॉडी. दिस इज द सैटेलाइट बॉडी. अब ये सैटेलाइट बॉडी जो है, ये सैटेलाइट बॉडी जो है, वो तुम्हारे जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हो. इट इज एन एक्सेप्शनल केस. जैसे हम लोग है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई होता है कि जिसको अचार जो है वो पसंद नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते कि अचार किसी को पसंद नहीं है, या फिर ऐसे बोलेंगे करेले की सब्जी किसी को पसंद नहीं है. ओके, तो हर हम प्लेट में करेले की सब्जी परोसते नहीं जाएंगे, जिसको हम लोग पूछेंगे डू यू लाइक करेला, ओनली देन वी कैन परोसोफाई दैट. ठीक है, उसी तरीके से सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट बॉडी जो है, सॉरी, सैटेलाइट बॉडी जो है वो सारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहे जरूरी नहीं है. वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है. इतना समझा? इतना समझा है सबको? सैटेलाइट बॉडी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. हर एक क्रोमोसोम पे होनी ही चाहिए ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सो ये जो बॉडी है उसके ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, कैन यू सी दिस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर? यस, nucleolar organizer. Can you all see this? देखो बच्चों लोग, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो दो प्रकार का है. वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 का एज सच कोई फंक्शन नहीं है, बट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 का क्या फंक्शन है कि वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर की तरह रिएक्ट करेगा या फिर बनेगा. अब व्हाट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ये पहले समझो. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है, आप लोगों ने न्यूक्लियोलस का नाम सुना हुआ है? न्यूक्लियोलस,
नहीं सुना हुआ है तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं। दिस इज अ सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। यस और नो? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। यस और नो? जब कभी भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस गायब होता है कि नहीं होता है? बता दो, होता है कि नहीं होता है? होता है ना गायब? यस। सो उस न्यूक्लियोलस को वापस लाने का काम किसका होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का होता है। चमका? चमका सबको? यस। वापस से एक बार चीजें समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो जो भी बोल रहा हूं मैं। मैंने क्या क्या बोला अभी तक? टीलोमियर, टीलोमियर मतलब एंड ऑफ द क्रोमोसोम, टिप ऑफ द क्रोमोसोम और एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को मैंने सेंट्रोमियर का नाम दे दिया, हम सेंट्रोमियर का फंक्शन ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में दो हिस्से, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 कुछ काम धंधे का नहीं है, बट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 जो है वो एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है जो न्यूक्लियोलस को बनाता है। देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो तुम्हारे किसी किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो भी सकता है, किसी किसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। जिस क्रोमोसोम पे सैटेलाइट प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम के नाम से जानेंगे। SAT, सैट क्रोमोसोम, SAT, S कैपिटल A कैपिटल T, सैट क्रोमोसोम। सो सैटेलाइट जिसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम के नाम से जानेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ड्रॉप अ हार्ट इमीडिएटली इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, immediately in the chat box, come on everyone. Very good, very good. Yeah, so we have already discussed about something called as telomere, secondary constriction 1, secondary constriction 2, also called as secondary constriction 1, also called as nuclear organizer, primary constriction also called as centromere. Then we have to talk about something called as your satellite. Also we have to talk about something called as chromonemata. Chromonemata. Now understand chromonemata. Chromonemata ये जो word है ना, it is a plural word. प्लूरल का मतलब समझते हो? सिंगुलर प्लूरल? यस, ठीक है, सब लोग को समझता है क्रोमोनेमाटा इज अ प्लूरल वर्ड। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है एवरीवन? सो क्रोमोनेमाटा क्या हो गया? क्रोमोनेमाटा इज अ प्लूरल वर्ड। नाउ इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? क्रोमोनेमा। इसका सिंगुलर क्या होगा? क्रोमोनीमा। समझ में आया? डन। क्रोमोनेमाटा इज प्लूरल, क्रोमोनिमा इज सिंगुलर। अब क्रोमोनिमा एग्जैक्टली क्या होता है? तुम लोग को ये जो क्रोमैटिड दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल क्रोमैटिड। तुम लोग को ये जो क्रोमैटिड दिख रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा, दिस इज अ सिंगल क्रोमैटिड। इस सिंगल क्रोमैटिड के ऊपर आप लोगों को जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमाटा। समझ में आया? सो व्हाट इज क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमाटा? सिंगल क्रोमैटिड के ऊपर जो डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्रोमोनिमा बोलते हैं या फिर क्रोमोनिमाटा भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? Each chromatid in turn contains a long unbranched slender highly coiled DNA thread called chromonema extending from the length of the chromatid. समझ में आ रहा है सब चीजें? Yes, yes or no?
कि क्रोमैटिड के ऊपर सिंगल लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसको हम लोग क्रोमोनिमा बोलेंगे। ये कंफ्यूज हो रहा है अमेय को, तो मैं अमेय को वापस समझाता हूं। बेटा व्हाट इज क्रोमैटिड? क्रोमैटिड का मतलब होता है ये वाला हिस्सा। व्हाट इज क्रोमैटिड? क्रोमैटिड का मतलब होता है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये मैं एक सिंगल क्रोमैटिड बना रहा हूं। सिंगल क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ सिंगल क्रोमैटिड। इस सिंगल क्रोमैटिड के ऊपर अगर मैं तुम लोगों को डीएनए बनाऊं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो उस पिंक कलर से मैं जो डीएनए बना रहा हूं उसको मैं बोलूंगा क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमेटा। अब चमका? यस, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमेटा। दिस इज वन क्रोमोनिमा। यस, दिस इज वन क्रोमोनिमा। ऐसा ही दूसरा क्रोमोनिमा इधर भी होगा। दो दो क्रोमोनिमा है, मतलब कितने हो गए? क्रोमोनिमेटा हो गए। यस एवरीवन, अब चमका? ये क्रोमोनिमा है। दो क्रोमैटिड्स हैं तो दो क्रोमोनिमा होंगे, मतलब दो क्रोमोनिमेटा हो गए। समझा? अभी कंफ्यूज मत हो जाओ। पिंक कलर का स्ट्रक्चर जो डीएनए बना रहा हूं मैं तुम्हारे क्रोमैटिड्स के ऊपर, दैट इज नथिंग बट क्रोमोनिमा। एक से ज्यादा है इसलिए उसको क्रोमोनिमेटा बोला है। डन? ड्रॉप अ हार्ट। वेरी गुड। नाउ और एक चीज तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन नहीं की हुई है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तुम्हारा जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, उसके ना ऊपर ऐसे डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोमियर के ऊपर दोनों साइड में ऐसे डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर स्पेलिंग क्या है? KINETOCHORE, KINETOCHORE, काइनेटोकोर। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्या आपने स्पिंडल फाइबर्स का नाम सुना हुआ है? एब्सोल्युटली। क्या आपने स्पिंडल फाइबर्स का नाम सुना हुआ है? यस। तो स्पिंडल फाइबर्स तुम्हारे सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर रीजन में जाके चिपक जाएंगे और तुम्हारे क्रोमोसोम्स को दोनों से सेपरेट करेंगे। मतलब ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम बीच में से टूटेंगे। कब? सेंट्रोमियर से टूटेंगे। बट सेपरेट कैसे होंगे? काइनेटोकोर के ऊपर कौन चिपकेगा? स्पिंडल फाइबर्स। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? सो स्पिंडल फाइबर्स किसको चिपकेंगे? काइनेटोकोर पे चिपकेंगे। काइनेटोकोर किधर है? सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। इधर है, इधर। ठीक है, चलो ये भी हो गया, काइनेटोकोर भी हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी हो गया, क्रोमोनेमा भी समझ में आ गया, क्रोमोनेमाटा क्या होता है समझ में आ गया, क्रोमैटिड क्या होता है समझ में आ गया, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर समझ में आ गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब सेंट्रोमियर समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सब कुछ, क्रोमोसोम का एंटायर स्ट्रक्चर। एनी डाउट्स? सब कुछ हो गया अभी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, आज के आज या फिर कल तक आपको ये चीजें वापस से रिवाइज करनी, एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस आपको ये टॉपिक को रिवाइज करना है, बिकॉज बहुत सारे अजीबोगरीब नाम है इसके अंदर। क्रोमोमियो, हाँ क्रोमोमियर्स रह गए, क्रोमोमियर्स रह गए, सॉरी। क्रोमोमियर्स मतलब क्या होता है? क्रोमोमियर मतलब तुम लोग को ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो लूप 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 वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। दैट्स इट, इतना ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात करने की तरह नहीं है। क्रोमोमियर का फंक्शन वगैरह तुमको अभी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रोमोमियर। ठीक है, सिर्फ क्रोमोमियर रह गया, बाकी सब कुछ हो गया है। ठीक है एवरीवन? सो क्रोमोमियर, टीलोमियर, secondary construction 1 2, secondary construction 1 also called as nuclear organizer, chromonemata, then nucleolar organizer, satellite. Everything is clear everyone? आपके टेक्स्ट बुक में ये लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है,
राइट साइड वाला डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ ये वाला डायग्राम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। अब हमको करना है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के लिए आई हैव स्लाइड्स। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारे सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के कितने कितने टाइप हो सकते हैं? क्रोमोसोम कैन बी कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे कैसे पता चला हमको 4 प्रकार के हैं? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर एकदम कोने में है, एकदम एंड पे है, टीलोमियर के जगह पे है, तो उसको हम लोग टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। अब सबको टीलोमियर पता चल गया है ना? टीलोमियर इज नथिंग बट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। समझा? समझा, इसलिए मैंने पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाया कि टीलोमियर समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टीलोसेंट्रिक के बाद आता है तुम्हारा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब क्या है? कि क्रोमोसोम एग्जैक्ट सेंट्रोमियर एग्जैक्टली तुम्हारे क्रोमोसोम के बीच में होता है, बीच में हाफ। इसलिए ऑलमोस्ट दोनों के दोनों जो उसके आर्म्स है, क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं, उसका जो साइज है वो इक्वल होता है। इक्वल, इक्वल साइज, equal size of the arms can be obtained if the centromere is in the middle. देखो centromere if it is in the middle, centromere location if it is in the middle, it is called as metacentric. It is called as metacentric. If it is little between middle and the end, it is called as submetacentric. If it is close to the end but not exactly at the end, it is called as acrocentric. And if it is present right in the end, it is called as telocentric. देखो सेंट्रोमियर बीच में मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा सा हटके रहेगा सेंटर से, इट इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर एकदम एंड की तरफ जाएगा, इट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक, और सेंट्रोमियर एकदम एंड पे है, इट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। एनी डाउट सो फार? टेल मी। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। यस, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है ना? चलो, सो जब हमने उसमें पढ़ा था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम इसके वजह से ना एक प्रॉपर शेप में दिखते हैं। जब क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक वाला रहेगा तो वो वी शेप का दिखाई देगा। क्रोमोसोम अगर सब मेटासेंट्रिक होगा तो वो एल शेप का दिखाई देगा। क्रोमोसोम अगर एक्रोसेंट्रिक होगा तो वो जे शेप का दिखाई देगा, जे शेप। ठीक है, और क्रोमोसोम अगर तुम्हारे टीलोसेंट्रिक होगा तो वो आई शेप का दिखाई देगा, वी जे एल आई, वी एल जे आई, सॉरी। समझ में आया? मेटा, सब मेटा, एक्रो, टीलो। इज दैट क्लियर? चुनुमुन्नूज, इज दैट क्लियर? फाइन, ओके, चलो। तो ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर डिस्कशन, दैट इज नथिंग बट, ये हमारा लास्ट डिस्कशन होने वाला है आज के लेक्चर का। दैट इज नथिंग बट द सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम, बेटा सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? जब भी कभी मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करता हूं तो सेक्स क्रोमोसोम का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि दैट क्रोमोसोम इज असाइंड टू हैव योर सेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो बनेगी फीमेल, अगर मैं बोलूं एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो बनेगा मेल। ये हम सबको पता है, यस और नो? एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल एंड एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब मेल, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यस और नो? ठीक है, सो हमारे बॉडी के सेल्स में
हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम, मैं सीधा 44 लिख देता हूं। उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं मतलब 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और उसमें से एक जोड़ी क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? So 44 chromosomes या फिर 22 pairs of chromosome is nothing but your autosome, and 2 chromosome nothing but one pair of chromosome is referred to as sex chromosome. Is that clear everyone? Once again I'm repeating it for वैष्णवी, ध्यान से सुनो वैष्णवी। मैंने कहा एक सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? किडनी का सेल लो, लिवर का सेल लो, कोई भी सेल लो तो वो तुम्हारा सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल में अगर मैं उठाऊं तो सोमैटिक सेल में एक there are how many chromosomes? 46 chromosomes. How many chromosomes? 46 chromosomes. उस 46 chromosomes को मैं दो हिस्से में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। उन दो कैटेगरी का नाम है, वन इज कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड वन इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब क्या होता है? ऑटोसोम का मतलब वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्किन कलर, बॉडी हाइट, बॉडी वेट, यस, हेयर का शेप, हेयर का कलर, हेयर का स्ट्रक्चर, मतलब तुम्हारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की जीन बनाना, या हीमोग्लोबिन बनाना, सॉरी नॉट हीमोग्लोबिन की जीन बनाना, हीमोग्लोबिन बनाना, केराटिन बनाना, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, आई कलर जो है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ऑटोसोम्स के हैं। ऑटोसोम्स कितने होते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर? 46 में से 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स, 22 जोड़ी मतलब 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर? सिर्फ दो। तुम्हारे एक सेल में सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है? सिर्फ दो। दो मतलब कितना? वन पेयर। अब समझा? अब समझा? 44 कैसे? 44 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 46, ऐसे होता है 46। उस 46 में से 44 इज ऑटोसोम एंड 2 इज सेक्स क्रोमोसोम। डन। और उस टू में से भी दो प्रकार होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम एंड वन इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम। ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगर एक्स एक्स रहा तो वो हो जाएगी फीमेल, और अगर एक्स वाई रहा तो वो हो जाएगा मेल। सबको समझ में आया? यस और नो? तो अभी हम कौन से क्रोमोसोम पे फोकस करने वाले? चुन्नू मुन्नूज एंड टुन्नू पुन्नूज। हम लोग सिर्फ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे फोकस करने वाले, बिकॉज वो कौन से क्रोमोसोम है? वो सेक्स क्रोमोसोम के प्रकार है। सेक्स क्रोमोसोम का और एक नाम क्या है चुन्नू मुन्नूस? एलोसोम्स हैं। जैसे तुम्हारे ऑटोसोम्स होते हैं वैसे ही तुम्हारे एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब तुम्हारे बॉडी क्रोमोसोम्स, बॉडी के सारे कैरेक्टर्स देने वाले क्रोमोसोम। एलोसोम मतलब सिर्फ तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? ड्रॉप अ हार्ट। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? एक्स एंड वाई। ड्रॉप अ हार्ट, एवरीवन ड्रॉप अ हार्ट। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जब मैं कहता हूं एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम कैसे होता है? स्ट्रेट होता है, रॉड की तरह होता है, और वो हमेशा लॉन्गर होता है वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में। एक्स क्रोमोसोम लंबा होता है वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में, ये आपको चीज याद रखनी है। एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक होता है। अभी हमने देखा मेटासेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर सेंटर में होता है। वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से दूर होता है। समझ में आया सबको? एक्स क्रोमोसोम तुम्हारे वाई क्रोमोसोम से लंबा होता है। एक्स क्रोमोसोम स्ट्रेट होता है, रॉड जैसा होता है। जो तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है वो मेटासेंट्रिक है, मतलब सेंट्रोमियर उसका सेंटर में होगा। वाई क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर को थोड़ा सा छोड़कर होगा, थोड़ा सा दूर होगा सेंटर से। डन। ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर ओवर हियर, एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है, और
हेट्रोक्रोमैटिन कम होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। इतना समझा? आपको याद आ रहा है मैंने यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन पहले भी पढ़ा चुका हूं। आपको याद आ रहा है? व्हाट इज यूक्रोमैटिन, व्हाट इज हेट्रोक्रोमैटिन? यस, यू मतलब लूज, हेट्रो मतलब पैक्ड। वेरी गुड, वेरी गुड सुशील। यू का मतलब लूज, हेट्रो मतलब पैक्ड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यू क्रोमैटिन में जो क्रोमोसोम का जो 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 उधर जीन्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, वो लूजली पैक्ड होंगे, वहां पे ज्यादा जगह होगा। यस, हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होगा। यस एवरीवन, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा हुआ यूक्रोमैटिन एक्सटेंडेड रीजन है, हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड रीजन है, लिखा हुआ यहाँ पे। सो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा वाला क्रोमैटिन ज्यादा होता है, यू या हेट्रो? यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है। हेट्रोक्रोमैटिन तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम पे एज कंपेयर टू यू क्रोमैटिन कम होता है। डन एवरीवन, ड्रॉप अ हार्ट। बेटा जो यू क्रोमैटिन वाला हिस्सा है, यू क्रोमैटिन वाला हिस्सा है, उसमें ज्यादा डीएनए होता है, ज्यादा डीएनए मटेरियल होता है, इसलिए जेनेटिकली वो ज्यादा एक्टिव होगा। वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम पे कम तुम्हारा यू क्रोमैटिन होगा, वाई क्रोमोसोम पे कम यू क्रोमैटिन होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन होगा, इसलिए वो जेनेटिकली लेस एक्टिव है। वापस से एक बार समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनो। एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, इस पे यू क्रोमैटिन ज्यादा है, इस पे यू क्रोमैटिन कम है, इस पे हेट्रोक्रोमैटिन एक्स क्रोमोसोम पे कम है। यू हेट्रोक्रोमैटिन तुम्हारे वाई क्रोमोसोम पे ज्यादा है। जिस क्रोमोसोम पे यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है वो जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव होता है। जिस क्रोमोसोम पे यू क्रोमैटिन कम होता है वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। समझ में आया? सो दोनों क्रोमोसोम्स में से जेनेटिकली एक्टिव क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक्स या वाई? बता दो। एब्सोल्युटली, समझ में आया, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम विल बी मोर एक्टिव। ठीक है, ओके। नाउ one more important thing which we should remember and then we can stop this lecture over here. One more important thing and then we can stop. जो तुम्हारा एक्स और वाई क्रोमोसोम है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ना होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन्स होते हैं। आई रिपीट, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन्स होते हैं। होमोलॉगस रीजन जो रहते हैं उसके ऊपर सिमिलर जीन्स होंगे और नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर डिसिमिलर जीन्स होंगे। आई रिपीट, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर तुम्हारे होमोलॉगस, ये देखो ये होमोलॉगस रीजन है, ये होमोलॉगस रीजन है, दिस इज योर एक्स क्रोमोसोम, दिस इज योर वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम पे नॉन होमोलॉगस रीजन भी है और वाई क्रोमोसोम पे भी नॉन होमोलॉगस रीजन भी है। इतना सबको समझा? पिंक वाला रीजन इज कॉल्ड एज नॉन होमोलॉगस रीजन एंड ब्लैक वाला रीजन इज कॉल्ड एज नॉन होमोलॉगस रीजन। सबको समझ में आया? यस, चुनमुनूस है होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। इतना समझा है? यस और नो लिखा है ना यहाँ पे, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शो होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन के ऊपर क्या होते हैं, सिमिलर जीन्स होते हैं।
होमोलॉगस रीजन मतलब ये वाले हिस्से के ऊपर क्या रहेंगे, सिमिलर सिमिलर जीन्स होंगे, सिमिलर सिमिलर जीन्स होंगे। और नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर डिसिमिलर जीन्स होंगे। सिमिलर का और डिसिमिलर का मतलब समझते हो, इंग्लिश मतलब है ये सेम जीन्स एंड नॉट सेम जीन्स। समझ में आया? यस और नो? सिमिलर का मतलब होता है सेम सेम जीन्स एंड नॉन डिसिमिलर का मतलब होता है नॉट सेम जीन्स। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? अरे यस और नो? ओके चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दो। क्रॉसिंग ओवर, ये जो फिनोमिनन है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर समझते हो? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? मतलब ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है। यस, खुशी ने बोला होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। यस यस खुशी, यस। सो अभी इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। यस और नो? बता दो। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में एक्सचेंज हो जाएगा ना जीन्स। यस, समझ पा रहे हो? तो ये क्रॉसिंग ओवर वाला जो फेनोमेनन है, ये क्रॉसिंग ओवर वाला जो फेनोमेनन है, ये सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस रीजन में हो सकता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के। इतना समझा? इतना समझा? ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर ली है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या बोला मैंने? कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यू क्रोमैटिन होता है, ठीक है, और तुम्हारा हेट्रोक्रोमैटिन भी होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन होगा। यू क्रोमैटिन जो है वो ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है, इसीलिए तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव होगा। इधर तक चमका? ड्रॉप हार्ट। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के ऊपर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन्स होते हैं। होमोलॉगस रीजन मतलब वो रीजन जिसमें सिमिलर जीन्स होंगे, और नॉन होमोलॉगस रीजन मतलब वो रीजन जहां पे डिसिमिलर जीन्स होंगे। फिर मैंने तीसरा स्टेटमेंट ये पास किया कि क्रॉसिंग ओवर ये जो फिनोमिनन है, ये सिर्फ तुम्हारे होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पे ही होगा, नॉन होमोलॉगस रीजन पे नहीं होगा। इतना समझा? यस और नो? मैंने क्या कहा कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो सिर्फ तुम्हारे होमोलॉगस रीजन में ही होगा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक स्टेटमेंट आ रहा है, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर एंड कंटेन मोर जीन्स देन दैट ऑफ नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ध्यान दो, कैन यू सी दिस? ये नॉन होमोलॉगस रीजन है तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम का,
और ये नॉन होमोलॉगस रीजन है तुम्हारे वाई क्रोमोसोम का। किस वाले में सबसे ज्यादा जीन होगी? नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम या नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम? किस में सबसे ज्यादा जीन होगी? एक्स या वाई? इतना बता दो, एक्स या वाई? ऑफ कोर्स एक्स। तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हैज मोर जीन्स, क्योंकि उसमें वो ज्यादा लंबा है, लॉन्गर है एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? ओके। अब और एक स्टेटमेंट मैं तुम लोग को बोलने वाला हूं, सब स्टेटमेंट को कंपेयर करते जाओ, मैं जो जो बोलते जा रहा हूं। X-linked genes are present on non-homologous chromosomes, non-homologous region of X chromosome, and Y-linked genes are present on non-homologous homologous region of Y chromosome. देखो, 1 2 3, 1 2। अब बेटा लिंक्ड जीन्स जो है, लिंक्ड जीन्स इसका मतलब क्या होता है? व्हेनेवर आई से लिंक्ड जीन्स का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि जो जीन्स तुम्हारे साथ में जाते हैं, मतलब मेरे अंदर लिंक्ड जीन्स रहेंगे तो मेरे बच्चों के अंदर वही जीन्स वैसे के वैसे साथ ही साथ में जाएंगे, वो दूर दूर नहीं जाएंगे, वो अलग अलग नहीं जाएंगे। इतना समझा? इतना समझा? ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये चारों जो है ये लिंक्ड जीन्स हैं, ए बी सी डी चारों जो है ये लिंक्ड जीन्स है, तो ये चारों के चारों जीन्स तुम्हारे बच्चे के अंदर दिखने ही दिखने हैं, दिखेंगे ही दिखेंगे। समझ में आया? समझा है सबको? यस। और ये ए बी सी डी जीन्स कहां पे होंगे? नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, इस पे ही वो लिंक्ड जीन्स ए बी सी डी प्रेजेंट होंगे। डन? डन डना डन, ड्रॉप हार्ट। नहीं समझा? ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, जिसको नहीं समझा मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। डन? इतना समझो सिर्फ जितना मैंने समझाया।